12 साल का था तब से मैं बाहर निकल गया। जब हमारे छोटे छोटे भाई जब चड्डी पे घूमते थे तब का मैं बाहर से निकला हुआ हूँ। 2008 में मैं स्टेबल हुआ, एक नौकरी लगी असिस्टेंट आर्किटेक्ट की। 2019 तक सारा खर्चा हमने संभाला। हमारा परिवार भी घर पे नहीं रहता था, घर पे कोई आमदनी नहीं थी, टोटल खर्चा हमने उठाया। उसके बाद 2019 में मेरा नौकरी चला गया। वही छोटे भाइयों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि छोटे भाई की भी शादी हमने किया, मेरे पैसे से हुआ, कोई भी आमदनी नहीं थी उस समय। पापा का काम क्रिया भी मेरे पैसे से हुआ, कोई भी इनकम नहीं था, कोई भी, टोटल मैं ही कमा रहा था। मैंने ही सारा पैसा मेरा लगा पापा के काम क्रिया में। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 2019 में मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। मैंने अपने भाई को, मेरे पैसे से मेरा भाई थाईलैंड गया। जब मेरे पास नौकरी नहीं था 2019 में, मेरे परिवार को मेरे छोटे भाई ने बाहर निकाल दिया। मैं बड़े भाई की वजह से मैंने कुछ नहीं बोला। आपस में उन लोगों का मैटर होगा, मुझे नहीं पता, निकाल दिया। 2023 तक, यानी 2024 में हमारी जॉब लगी दोबारा। उसके बाद से मैं अपना घर बनाया, खेत में अपना निजी घर छोड़ करके, निजी घर भी अपना बनाया था, अपने पैसे से बाथरूम बनाया था, अपने पैसे से बाथरूम के नाम से मेरे भाई ने 90,000 रुपया लिया। सब कुछ हमने किया। आज का स्थिति ये है, कुछ भी देने से मना कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है तुम्हारा खेत है ही नहीं। ये सीधा, ये खुलेआम गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी। मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। मैं दोस्त के जरिए उसके पास संदेशा भिजवाया कि भाई ज़मीन बांट ले, जब हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच में कोई तालमेल है ही नहीं, तो ज़मीन बांट ले। उसने बांटने से मना कर दिया। वो बोला कि बोल दो कि 1 लाख रुपया दे दें, मैं ज़मीन बांट लेता हूँ। मैं क्यों दूँ भाई 1 लाख रुपया? उसके बाद मैं प्रधान से मिला। प्रधान बोले, प्रधान के सामने छोटा वाला भाई बोल रहा है कि बुला लो। उन्होंने बोला कि आ जाओ। मैं 2 दिन के अंदर में घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने ज़मीन बांटने की जगह पे सीधे वार कर दिया मेरे ऊपर। बोल रहा है कि मैं तुझे ज़मीन दूंगा ही नहीं, मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या गलती किया हमने? वो बोल रहा है कि मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता। आखिर में क्यों नहीं देखना चाह रहा है तू? क्या गलती किया, कुछ तो बता। वो कुछ नहीं बता रहा है, बस ये बोल रहा है कि मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता। हमें इस बात का तकलीफ नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला किया, हमें मारने की साजिश कर रहा है, जान से मारने की साजिश कर रहा है। हमें अफसोस इस बात का है कि मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, कारण क्या है, नहीं पता हमें। मैं बड़ा भाई हूँ, 2008 से ही सब कुछ हमने किया। पापा का, अम्मा का इलाज, पूरे घर का खर्चा, खेती बाड़ी में जो भी पैसा लगता था। मुझे याद है कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब हमने पैसे नहीं दिए। लेकिन कितना उपज हुआ, कितना अनाज हुआ, हमने कभी उससे पूछा ही नहीं। कभी नहीं पूछा उससे कि कितना अनाज पैदा हुआ है। मुझे ध्यान ही नहीं था कि खेत में से कुछ अनाज भी होता है। मेरा काम बस ये था, उन्होंने फ़ोन किया कि इसके लिए पैसे चाहिए, हमने पैसे दे दिए। खाद के लिए पैसे चाहिए, हमने पैसे दे दिए। खेती करने के लिए, जुतवाने के लिए पैसे चाहिए, हमने दे दिए। कभी हमने पूछा ही नहीं। एक बाप का जो फर्ज होता है मैंने निभाया है। बाप के बाद बड़े भाई की जिम्मेदारी आती है, मैंने निभाया है। हमने अपने छोटे भाई के लिए बाइक खरीद करके दिया, दुकान करके दिया, सब कुछ किया, उसका शादी किया। कोई भी पैसा बाहर का नहीं लगा था, टोटल पैसा मेरा लगा था, क्योंकि कोई कमाने वाला था ही नहीं, मैं ही था कमाने वाला। लेकिन आज का स्थिति ये है कि मेरा भाई मेरे ज़मीन को बोल रहा है कि तुम्हारा ज़मीन है ही नहीं, देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने अपने दोस्त के ज़रिए कोशिश किया, मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो नक्शा बना करके प्रपोजल दिया था कि भाई तेरा भी कुछ है तो बता। उसने बोला कि नक्शा बहुत बढ़िया है, बोलो 1 लाख रुपया दे दे, मैं मान जाता हूँ। भाई मैं क्यों दूँ 1 लाख रुपया तुझे?
तेरा खाना अलग बन रहा है, मेरा खाना अलग बन रहा है। 2019 से जब वो हमारी जब वो हमारे जब वो हमारे परिवार को घर से बाहर निकाला था, तब से हम अलग अलग रह रहे हैं। बहुत मुश्किल से, मतलब हमारे पास घर नहीं था, दीवार खड़ा था, क्योंकि मैं ही कमाने वाला था। दीवार खड़ा था, घर नहीं था। छप्पर डाल करके 2024 तक रहे। उसके बाद से घर बनवाया। अब हम करें कि भाई हमारा ज़मीन दे दो, देने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने दोस्त के जरिए उसके पास प्रपोजल भेजा, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे पापा के ऊपर भी हाथ उठा चुका है। एक तरह से ये कहा जाए कि पापा का हत्यारा भी वही है। बताओ, जो आदमी बचपन से मतलब दारू पे ही जिंदा है, हर वक्त उसको दारू चाहिए, तो एकाएक दारू बंद कर दोगे तो उसका क्या होगा? ये मेडिकल स्टोर चलाता है छोटा वाला, पता नहीं उसके मन में साजिश था या क्या था। पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी भी कोई बुरा, मतलब गांव जवार में बहुत उनका इज्जत था, लोग बहुत उनका मान सम्मान करते थे। मैं तो अपने आप को बहुत बुरा, लज्जित महसूस करता हूँ कि उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सका। जब इसने ज़मीन देने से मना कर दिया तो प्रधान को बोला, प्रधान बोले कि बुला लो, हम दे देंगे। प्रधान बोले ठीक है। मैं गया घर पे, 2-4 बात करने के बाद वो सीधा बोला कि मैं ज़मीन दूंगा ही नहीं। बोला मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद से जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, मोबाइल चालू कर दिया था, सारा रिकॉर्ड कर लिया और ले जाकर के एसपी कार्यालय में हमने कंप्लेन किया। वहाँ भी एसपी कार्यालय में उन लोगों ने केवल कागज ले लिया, बोला कि यहाँ से रिसीविंग नहीं दी जाती। ये है हमारे भारत सरकार का नियम। मुझे तो पता भी नहीं है कि शायद वहाँ पे कैमरा भी था या नहीं। एसपी कार्यालय की बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने कंप्लेन लिया और पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। दूसरे दिन फोन आया पुलिस वाले का, बताओ, फोन आया गया नहीं। 3-4 दिन के बाद जाकर के घर पे डांट रहा है कि तुमको थाने पे नहीं आना चाहिए, एसपी कार्यालय में क्यों चला गया, डांटने लगा। फिर उसके बाद से थाने पे बुलाया, परिवार थाने पे गया, बोला कि नेकपाल आएंगे, उन्हीं से बात करना। नेकपाल पहुंचे ही नहीं उस दिन। फिर कागज वहीं पे देके, मतलब हमारी वाइफ आ गई। नेकपाल आया घर पे, बोला कि एसडीएम कार्यालय में एक एप्लीकेशन दे दो और फिर हम आएंगे। भाई, जिसके ऊपर जो घटना घटती है, जिस तरह से उसने अटैक किया था, जिस तरह से उसने जो माहौल क्रिएट किया था, मैं काफ़ी डर गया था। उसके बाद से मैंने जल्दी में जो भी कानूनी प्रक्रिया थी मैंने कोशिश किया, लेकिन इन गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने अपना फर्ज नहीं निभाया। इन गवर्नमेंट के कर्मचारियों को चाहिए था कि रिसीविंग दे, लेकिन गद्दारों ने नहीं दिया। मैं गद्दार ही बोलूँगा, गवर्नमेंट के कर्मचारी, एसपी कार्यालय हो या कोई भी हो। हमने तुझे एप्लीकेशन दिया, हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने तुझे एप्लीकेशन दिया? इन लोगों ने नहीं सुना। जल्दबाजी में हमने भी क्या किया, जन सुनवाई पोर्टल पे डाल दिया। अभी भी पुलिस वाला जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हमने एसडीएम कार्यालय को जन सुनवाई पोर्टल के जरिए बोला, उसमें कंप्लेन किया। उसमें साफ साफ लिखा हो कि मैं नोएडा में रहता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या किया कि अपने वाइफ के नाम से डलवा दिया कि मेरे पति नोएडा में रहते हैं, बार बार नहीं आते हैं, मतलब बार बार नहीं आ सकते हैं, कृपया करके हमारे ज़मीन का बंटवारा, मतलब हमारा देवर ऐसे से बोल रहा है। तो वो लोग फ़ोन करते बताते कि इस दिन को आ जाओ, हम बात करते हैं, जो कुछ भी फैसला करवा देते हैं। करना चाहिए था। आज सुबह सुबह ये नेकपाल था और क्या कहते हैं उसका कानगो था, पता नहीं क्या था, घर पहुंच गए। घर पहुंच के जाकर के बोल रहे कि तू नोएडा में बैठे हो, एप्लीकेशन डाल दिए। बताओ, उसमें साफ साफ लिखा हो। इन लोगों ने देखा नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा हो कि मैं नोएडा में रहता हूँ। ये मुंह उठा करके निकल लिया घर पे और जाकर के वहां से हमें धमकी आ रहे हैं, डांट रहे हैं हमको। और नहीं, उसके साथ जो कानगो था कह रहा है कि आ गए घर पे तो हम जाने नहीं देंगे। और नहीं, ऊपर से नेकपाल था, हमारी बेइज्जती करके चला गया वहां से। अबे कागज तो ध्यान से पढ़ ले कि हमने क्या कंप्लेन डाला है। कंप्लेन पढ़ लिया होता तो तेरे समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उन लोगों ने कागज पढ़ा भी नहीं और घर जा करके हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है। उल्टा पुल्टा बोलना, तरह तरह की टिटबोली बोलना कि हमने उसको क्या बोला था, हमने नक्शा बना करके दिया है, एक बार आप भी देख लीजिए। और सामने वाले से जो मेरा छोटा भाई जमीन लेकर के बैठा हुआ है, देने से मना कर रहा है, उससे भी बात कर लीजिए कि वो चाहता क्या है। अगर कोई कुछ वो करना चाहता है तो फिर मैं दोबारा वो जैसा चाहेगा थोड़ा हम भी तो जान लें। लेकिन इन लोगों ने इन नेकपाल ने हमारी नहीं सुनी, ऊपर से हमको धमकियां और दिए। आर्किटेक्ट बने बैठे हो ना, जाओ कोर्ट में लड़ते रहो, लड़ते रहो।
किसी ने सच कहा है यारो, जब बड़ा भाई बड़ा हुआ तो पूरा घर चलाया, और जब छोटे भाई का समय आया तो बड़ा भाई गद्दार कहलाया। सच है, मेरा छोटा भाई मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। माहौल से पता चला है, गांव के जो माहौल चल रहा है उससे पता चला है, जान से मारेगा। वो थाईलैंड वाला जिसको हमने अपने पैसे दे करके थाईलैंड भेजा, वो कह रहा है कि हर जगह पैसा चलता है, वो पैसे की ताकत दिखा रहा है। बीच वाला भाई हथियार खरीद रहा है मुझे मारने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं, बात ये नहीं है कि वो मार देगा। मार सकता है, आराम से मार सकता है, और मुझे मरने का कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ तो इस बात का है कि मुझे पता ही नहीं कि वो क्यों मारना चाहता है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों मारना चाहता है, बता भी नहीं रहा है कि वो क्यों मारना चाहता है, नहीं बता रहा है कि वो मुझसे इतना नफरत क्यों करता है। मैंने हमेशा से सोचा था कि हमारा घर, हमारा परिवार एक बन के रहे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि जब बाहर की औरतें आती हैं तो परिवार परिवार नहीं, पट्टीदार बन जाते हैं लोग। छोटा भाई, बीच वाला, दोनों साड़ू हैं, और ये दोनों मिल कर के हमें तंग कर रहे हैं। ज़मीन देने से मना कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरे पास ताकत है लड़ने की। मैंने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी है, और मुझे किसी ने हराया भी नहीं आज तक। मुझे नहीं पता कि वो क्यों मुझे मारना चाहता है, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे नफरत क्यों करता है। जब तेरा परिवार बोलचाल मतलब एक होने के लिए तैयार नहीं है, तू बड़े को झुकाना चाहता है, छोटा नहीं झुकेगा, बड़ा कितनी बार झुकेगा। तू झुक नहीं सकता है तो फिर किनारे हो जा, बड़ा तो बड़ा ही होता है ना, बड़ा क्यों झुकेगा। किनारे हो जा, हमें अलग दे दे। अधिकार देने का, कोई फैसला लेने का अधिकार बड़े भाई के पास होता है या बाप के पास होता है, लेकिन तू तो छोटा है, तू मुझे क्यों मारना चाहता है। मारने से पहले थोड़ा बता तो दे, आखिर में तू चाहता है क्यों मारना चाहता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा लड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे मैंने कभी हार नहीं मानी, पूरी दुनिया से नहीं मानी। मैं एक कारपेंटर हूँ यार, मैं असिस्टेंट मैनेजर बन चुका हूँ। अपने काबिलियत से, अपने थिंकिंग से, अपने सोच से कोई किसी ने मुझे मदद नहीं किया, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं है। मैंने अपने दम से अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ। कभी मौका मिला तो मैं सीईओ भी बन के दिखाऊंगा, एक नंबर का। मेरे से मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़मीन से निकला हुआ वो हीरा हूँ। जो प्रोसेसिंग द्वारा बनाया जाता है हीरा, और जो ज़मीन से निकला, कोयले के खदान से निकला हीरा होता है, बहुत अंतर होता है उसकी कीमत में। मैं कोयले के खदान से निकला हूँ यार, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया लिखाया है। मैं अपने दम पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मुझे मौका मिला तो सीईओ भी बन के दिखाऊंगा, जिनकी सैलरी लाखों में होती है, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए होती है यार। मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है। ऐसा नहीं है कि मुझे परीक्षा देने की ज़रूरत है या किसी को बताने की ज़रूरत है, सब तुम देख रहे हो। हाई स्कूल में जो नंबर मिला था, मुझे आज भी याद है कि 600 में से सिर्फ 6 नंबर मिले थे यार। फिर भी आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। किसने मदद किया है मुझे? मैंने खुद ही अपने आप को यहाँ पे लेके आया हो ना। अगर लड़ाई झगड़ा के बारे में मैं सोचूंगा तो क्या मैं तुझसे जीत नहीं सकता हूँ? किसी भी स्तर से तुम मुकाबला नहीं कर सकते मेरा, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है यार। कभी कभी सोचता हूँ कि तुम मेरे को मारोगे तो मेरा ये क्या एक्शन होगा। मैं इजाज़त नहीं देता यार कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं। बार बार तुमने इतना गलती किया है, इतना मेरे को गलत गंदा गंदा बोला है, इतना, लेकिन ये बात समझ में नहीं है यार, तुमने मुझे, मेरे से नफरत क्यों है इतना। मुझे थोड़ा भी ये तकलीफ नहीं होता कि तू
तेरी अभी भी मैं गलती देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये गलती सरासर भारत सरकार की है यार। कुछ रीत, कुछ रेगुलेशन बताने चाहिए। अगर ये लोग अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते तो तेरे मन में ये मैल आता ही नहीं। मैं आर्किटेक्ट हूँ यार, इस समय मेरा जो दिमाग है ना सिर्फ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, वो हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इसी में काम करता है यार। अब देख, तू हमें जान से मारने की बात कर रहा है, हथियार ढूंढ रहा है मारने के लिए। हमें पता चला है कि तुमने ये बोला है कि घर आ जाओगे तो जिंदा वापस नहीं जाओगे, लेकिन इस बात का मुझे पता ही नहीं यार कि तू क्यों मारना चाह रहा है मुझे। तू नहीं देना चाहता है, मत दे, मैं तुझसे मांगूंगा ही नहीं, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। लेकिन तू कह रहा है कि मैं तुझे कोर्ट जाने ही नहीं दूंगा। इसका जिम्मेदार तो नहीं है यार, इसका जिम्मेदार ये गवर्नमेंट के गद्दार कर्मचारी है। ये गवर्नमेंट के गद्दार कर्मचारी है, हमारे लिए काम नहीं करते, ये अपने लिए काम करते हैं। अब बताओ, नेकपाल हमारे घर पे आया हमारा सलूशन के लिए, हमें परेशानियों से निकालने के लिए उल्टा परेशानी दे के चला गया। बड़का आर्किटेक्ट बने हो, जाओ जीवन भर तुम लड़ते रहोगे, तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात हुई? कान को बोल रहा है एक बार आ गया घर पे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? हमारे पास फ्री टाइम तो है नहीं, ना ही मेरा अपना धंधा है। जितना मर्जी छुट्टी कर लो, हम नौकरी करते हैं, हमारी छुट्टियां लिमिट होती है। क्या करूँगा? नेकपाल ने ही बोला था कि एसडीएम के पास कंप्लेन कर दो। मेरे पास टाइम नहीं था, हमने स्पीड पोस्ट कर दिया यहाँ से। उसके लिए वो धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि भाई ने रगड़ दिया है, ये किया है, वो किया है। तुम मजे ले रहे हो नेकपाल साहब आके मेरे घर पे। सरकार को चाहिए कि इनको अभी शिक्षा दे, ज्ञान दे, तौर तरीके समझाए कि पब्लिक से कैसी बात करनी है। अब देखो आपके सामने नेकपाल को जन सुनवाई पोर्टल के जरिए उसको सूचना मिली, सीधे घर पहुंच गया, अपने कागज पढ़ा भी नहीं, आगे जाकर के हमको धमकी दे रहा है। बताओ, मैं जन सुनवाई पोर्टल पे डाल करके उसका इंतजार करूँ, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। हमने 3 या 4 दिन पहले हमने एप्लीकेशन डाले हैं एसडीएम के सर के पास, 1 महीना से ऊपर हो गया जन सुनवाई पोर्टल पे डाले हुए। हमको धमकी दे रहा है आर्किटेक्ट। अरे हमने तुझे सिर्फ अपना प्रपोजल दिया है, तेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाला हो कि तू ऐसे ही कर। हमने आपको सिर्फ प्रपोजल दिया है, आपको समझ में आया तो इसको करो, आपका काम बिल्कुल आसान है। खेत को नाप करके हमने नक्शा बना दिया है, आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर जो आप इसको डिस्ट्रॉय करते हो तो कर दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? सन 70 के आसपास में चकबंदी हुई थी, लेकिन आज तक मेरे गांव का नक्शा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। और नहीं, नेकपाल साहब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए नेकपाल साहब, कोई बात नहीं। जब मैं खुद की लड़ाई लड़ करके आर्किटेक्ट बन सकता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर बन सकता हूँ, सीईओ बनने की काबिलियत रख सकता हूँ, देश को एक नया दिशा देने की क्षमता रख सकता हूँ, मेंटालिटी रख सकता हूँ, तो आप तो बहुत छोटे हो। मैं तो आपके बारे में सोचूंगा ही नहीं। आपने जिस तरह से बात किया मुझसे, मेरी बेइज्जती की, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो। मैंने बहुत तौल तौल के आपसे बात किया। मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा हूँ, सबसे ऊंची बिल्डिंग। आने वाले दिनों में इस बिल्डिंग का सारे लोग चर्चा करेंगे। यहाँ के लोग हैं ना, जो ऑफिस स्टाफ है, कहते हैं लोग कि ये बहुत खतरनाक आदमी है। खतरनाक इसलिए नहीं कहते हैं लोग कि मैं खतरनाक हूँ, खतरनाक इसलिए करते हैं कि हर समस्या का सलूशन हमारे पास है। मैं लाखों करोड़ों की संख्या में आता हूँ। कारपेंटर हूँ, प्योर कारपेंटर। अभी मैनेजर हूँ, असिस्टेंट मैनेजर, आर्किटेक्चर। यहाँ बगैर पढ़े लिखे कोई आ ही नहीं सकता, कोई जगह ही नहीं है। वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ।
आप जो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो ना, अगर मैं इस पे मैं काम करना चालू कर दूंगा तो आपके विभाग की ही हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप दूध के धुले हुए नहीं हो। आपके रग रग में निगेटिव पॉइंट मिलेगा, रग रग में। आपके ऊपर कोई हथियार नहीं चलाऊंगा, आपके ऊपर कोई वार नहीं करूंगा, आपके निगेटिव पॉइंट को सामने ला ला करके इतना हालत खराब कर दूंगा कि आप अपना जगह ही छोड़ के भाग जाओगे। क्योंकि आप लोगों ने हमारे देश को, हमारे एरिया को, हमारे समाज को खंडहर बना करके रखा हुआ है। एक आर्किटेक्ट शब्द का नाम सुनते ही आपकी मिर्ची लग गई, इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे किसी की बेइज्जती करने में आपको क्या मिलता है? क्यों बेइज्जती करते हो? क्यों आपकी सैलरी ज्यादा है इसलिए बेइज्जती कर रहे हो, या गवर्नमेंट के कर्मचारी हो इसलिए बेइज्जती कर रहे हो?